नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं आरटी न्यूज। आरटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सर, मेरा नाम प्रकाश कुमार तिवारी है। सर, मैं विगत 10-15 वर्षों से डीवी मॉल के कॉर्नर पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर और बजरंगबली बाबा का सेवा पूजा अर्चना करता था। भजन कीर्तन हमेशा हुआ करता था वहाँ, जिसे कुछ माफियों ने मुझे धमकी दी। कई बार मुझे मरवाया गया, मुझे परेशान किया गया। मैं पूरे हर जगह न्यायालय में जा चुका, सब जगह बातें की है, लेकिन कुछ भी इसका निराकरण नहीं हुआ है। जबकि मैं आज भी बिजली बिल उस जगह का दे रहा हूँ और उस माफियों ने पूरा मंदिर परिसर के बगल से लाखों करोड़ों की जो जगह है, डीवी मॉल कॉर्नर जो जिसको कहा जाता है, उसके बगल से मंदिर परिसर के बगल से लाखों करोड़ों की जगह जो उन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया है। और मंदिर को जो ये धार्मिक स्थल को इसे इन्होंने लोगों ने मिल करके इसे पूरा अस्त ध्वस्त कर दिया है। वहाँ लोगों का एक धर्म केंद्र बना हुआ था, लोग वहाँ आस्था से आते थे, भजन कीर्तन हुआ करता था। जिस कारणवश इन लोगों ने मुझे धमकी दिया और बोला हम जान से तुम्हें खत्म कर देंगे। आज तक मैं उस मंदिर परिसर पे जाने से विमुख हूँ, वहाँ जा नहीं पा रहा हूँ। लोग आप कितने समय से थे वहाँ? मैं 10-15 वर्षों से था वहाँ पर। निराकरण पूजा पर वंदना हुआ करता था, लोग आया करते थे वहाँ से दुर्गा जी रखा करते थे, गणेश जी वहाँ रखा करते थे। और सर, कई गणमान्य लोग भी वहाँ उपस्थित हुए थे। मैंने सबको ये सूचनाएं अर्थ दिया, लेकिन उन लोगों ने, कांग्रेस बीजेपी लोग दोनों पार्टियों से मिल करके, ये इन लोगों ने मिल करके और दोनों तरफ से अपना ये करके रखे हैं कि आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपको हम जान से खत्म कर देंगे। अब भूमाफियाओं ने कितने समय पहले कब्जा किया? ये 2-3 महीने पहले इन लोगों ने कब्जा कर लिया। कोरोना काल चला, जिसके कारण कोरोना काल के कारण मंदिरें बंद हो गई। हम लोग ब्राह्मण लोग बिखर गए, मतलब खाने पीने के लिए लाले पड़ गए, पाला पोषण के लिए बच्चों के लिए हम लोग अपने भूमि शासकीय भूमि है? वो शासकीय भूमि थी। विगत 10-15 वर्षों से मंदिर कष्टहरनाथ महादेव के नाम से, जिसका मीटर लगा हुआ है मंदिर के नाम से। समिति रजिस्टर्ड तो नहीं है सर, बशर्ते वहाँ पर हम लोगों ने, काफी पुराने लोग वहाँ पर उपस्थित हुआ करते थे। अभी तक 15 साल तक आप उस जगह पे मंदिर का संचालन कर रहे थे, समिति रजिस्टर्ड क्यों नहीं थी? सर, हमारे पास, चूंकि मैं अकेला रहता था, लोगों के पास गरीब ब्राह्मण लोग रहते थे, उनके पास पैसा पूज नहीं पाता था, जिसके कारण हम लोग उस काम को कर नहीं पाते थे। कहीं इधर उधर काम करते थे, पूजा पाठ करते थे, उससे अपना जीवन पालन पोषण करते थे, जिसके कारण हम लोगों ने इससे विमुख थे। जानकारी भी नहीं थी, लोग धीरे धीरे जानकारी देते गए। इसी बीच अंतराल कोरोना काल के कारण इन लोगों ने पूरा वहाँ कब्जा कर लिया। लाखों करोड़ों की जगह को पुष्पेंद्र मिश्रा, शुभकरण पांडे, हरीश पांडे और राजेंद्र सिंह मिल करके इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। कई बार मुझे धारदार हथियार से मारा गया, डराया गया, धमकाया गया, हरिजन एक्ट भी लगवाया गया। किसी तरह से वहाँ मंदिर में मांस मंदिरा फेंका गया। बगल में एक मुसलमान भाई की दुकान रखवा दी है हिंदू परिसर। सभी घटनाओं की सूचना थाने में दी? ये बिल्कुल, थाने को बार थानों में कार्रवाई होती थी, बताते थे हम, लेकिन उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता था। वो भूमि कितनी होगी? लगभग वो 30x30 में शंकर जी और बजरंगबली की मूर्ति स्थापित थी, जहां हम लोग भजन कीर्तन करते थे। जो आगंतुक आते थे, जिनके पास रहने का कोई सहारा नहीं रहता था, वहां हम लोग मिल करके उनको रहने के लिए वहीं व्यवस्था करते थे, खाने पीने की व्यवस्था करते थे। इसके बाद वो जो यहाँ जाना चाहते थे वो चले जाते थे। अभी यहाँ पर आप कितने बार अपील कर चुके हैं? यहाँ पर हमने थाने में तो कई बार कर चुके, सीएम हेल्पलाइन में कर चुके, कई मंत्रियों के यहाँ गए, जैसे पीसी शर्मा हो गए, और माननीय गृह मंत्री जी को भी ये जानकारी दिया गया। और मतलब मैंने, कांग्रेस बीजेपी जो अपने आप को मानते थे कि हम विधायक हैं, धर्म के रक्षक हैं, इन लोगों के पास मैं सबके गया, लेकिन इन लोगों के मुझे हमेशा निराश मिला, क्योंकि वो दोनों पार्टियों से मिले हुए हैं। कहते हैं हम कांग्रेस में भी हैं, हम बीजेपी में हैं, तो बताइए हम लोग कहाँ जाएं? हम जन सुनवाई में आप कितने बार आवेदन लगा? जन सुनवाई में हमने 2-3 बार आया, यहाँ आए। यहाँ आने के बाद हमें जो है तो ये हुआ कि जन सुनवाई का डेट निकल गया, या कि आज नहीं होने वाला है, या कि टाइम हो गया है। बस यही करके न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं, कोई जन सुनवाई में हमको न्याय, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आपने जो फिर से इसको आवेदन लगाया है, जी, वो कब लगाया? ये आवेदन मैंने आज अभी इसी वक्त जो है यहाँ पर गया और यहाँ रसीद दिया, वहाँ से हमको ये रिसीविंग मिली। और ये भगवान भोलेनाथ की ये प्रतिमाएं हैं। मैं आज भी बिजली बिल दे रहा हूँ, और मंदिर के प्रतिमा मूर्ति सब खंडित हो गया। वहाँ के लाखों का सामान, गृहस्थी आश्रम जो मैं बीवी बच्चों का सब हमारे था, वो पूरा नष्ट कर दिया गया है। आगे मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि पुनः मंदिर का निर्माण करवाया जाए, और हमारे जो वहां पर धर्म के लोग हैं वहां पर उपस्थित होते हैं, उन सब की आस्थाओं को ठेस लगा है। अगर ये नहीं होता है तो हम लोग उग्र कार्यवाही करेंगे, हम वहां आंदोलन करेंगे और धरने पे भी बैठेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। क्योंकि हमें बार बार धमकी दिया जा रहा है कि आप भोपाल शहर छोड़ दो, मंदिर जाओगे तो हम जान से खत्म कर देंगे। उन माफियों ने चारों तरफ मंदिर के, उस भूमि पर क्या चीज का संचालन किया जा रहा है? उस भूमि पर चारों
तरफ गुमटियां रख दी गई हैं, दुकानें रख दी गई हैं भूमाफियों के द्वारा, और उन लोगों के द्वारा यही कहा गया है कि यहाँ यदि ये आते हैं तो हमें बताइए, हम इसको बताएंगे, इसको हम मारेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे जान से। अब मैं बताइए यहाँ हम कैसे संचालन करें, कैसे भी बच्चों का भरण पोषण करूं, और भोपाल शहर में रह रहे हैं, यहाँ रहने की भी व्यवस्था नहीं है, फिर भी अपन लोग किराए से रहने, तो जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो भी बच्चों को खिलाएंगे क्या। यही मेरा निवेदन है शासन से और प्रशासन से कि इनके ऊपर भूमाफियों के ऊपर कई केस भी चल रहे हैं। मौजूदा हाल पे इनके ऊपर देखा जाए तो आप अब कोर्ट पे आप चेक कराइए, इनके ऊपर कई केस चल रहे हैं, यही अतिक्रमण के ही है। पूरे भोपाल शहर में बीजेपी कांग्रेस से मिल करके दोनों लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है। आप बताइए, हम लोग गरीब ब्राह्मण जाएंगे तो जाएंगे, ना कि शासन से हमें कुछ मिलता है, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। पढ़े लिखे लोग भी भाग रहे हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने कहीं अगर एक मंदिर बनाए हैं तो वो मंदिर हम मरने के बाद कोई लेके नहीं जाएगा, वहीं रहेगा, लेकिन एक धर्म स्थान बनाए हुए हैं, कम से कम लोगों की आस्था जुड़ी रहेगी। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसे संचालित रूप से पूरे प्रदेश में दिखाया जाए, और इसके लिए मेरे सहयोग से मैं आपको निवेदन करता हूं कि इसके लिए हमारे लिए कुछ न कुछ मंदिर का पुनः निर्माण किया जाए और मैं मंदिर जा सकूं। अगर नहीं जा पाऊंगा तो मेरी जान, मैं अपने स्वयं जान की हत्या कर लूंगा, और मंदिर प्रांगण में ही करूंगा, और प्रशासन शासन को दिखा कर ही करूंगा। कि मेरा नाम पंडित प्रकाश कुमार तिवारी है। जन सुनवाई के दौरान हमारे संवाददाता की एक महिला से मुलाकात हुई। उनके पति मजदूर थे और मजदूरी किसी मकान में कर रहे थे। वहीं पर ठेकेदार के द्वारा एक इलेक्ट्रिकल के वायर उन्हें पकड़ा दिए गए। इलेक्ट्रिकल के वायर में कुछ कट लगे हुए थे और उनके पकड़ते ही करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। आइए, महिला के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या कहती है सुनिएगा। महिला को अभी तक ना ही सरकार से और ना ही पुलिस से कोई हेल्प मिली है। आइए सुनते हैं वो क्या कहती है इस विषय को लेकर। आपका नाम? रिजवाना। क्या समस्या है जिसको लेके आपका जन सुनवाई में पहुंचे? सर मतलब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, चक्कर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं मतलब वहाँ पर भी गई थी ये कलेक्टर ऑफिस में, मतलब वहाँ पे भी बोला मैंने सर से, तो उन्होंने भी आवेदन लिया था, तो वहाँ तक पहुँचा, लेकिन सर मतलब थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या घटना थी, पूरी घटना बताइए कि घटना ये हुई थी सर, उनके करंट लगा था, तब मैं यहाँ से गई थी, तो उनके मतलब हाथ में तार चिपके हुए थे और नीचे खत्म हो चुके थे। मेरी कोई बात नहीं हस्बैंड से। पूरी घटना क्या थी, आप थोड़ा सा विस्तृत में जानकारी दीजिए कि क्या करने गए थे, क्या करते थे? मजदूरी कर रहे थे हमारे हस्बैंड, मतलब मजदूरी करते थे। कहाँ पे? ये सामने ये घर बन रहा है इधर इनके पास, मकान मालिक के पास, तो 3-4 दिन हुए थे उन्हें करते हुए काम, तो जो 3-4 दिन ही करा था, 5वें दिन ये खत्म, डेड हो गई इनकी, ऐसा हादसा हो गया इनका मतलब। और मैं जब गई थी तो ये पड़ोस में हैदर भाई रहते हैं, इन्होंने मुझे बुलाया था, मुझे पता भी नहीं था कि मतलब घटना कुछ। वो मजदूरी कर रहे थे अंदर, तो इन लोगों ने लड़के थे शायद अंदर, बता रहे थे सबके सब, हमें तो पता भी नहीं, हम तो घर में थे बच्चों को लेकर, तो ये लोग बता रहे थे कि हमें थोड़ा सा बल्ब पकड़ के दिखा दीजिए, हमें थोड़ा सा उजाला देखना है। ये पूरे के पूरे लड़के थे अंदर, तो उन्होंने बल्ब पकड़ा होगा तो उसमें कटे पिटे पूरे तार थे, तो ये पूरी लापरवाही मतलब ठेकेदार की थी पूरी, तो उन्होंने हाथ पकड़ा होगा उन्होंने तार, तो ऐसे उजाला दिखा, तो उस समय मतलब उनकी डेड हुई, ऐसा हादसा हुआ। आप इस चीज को कैसे बोल सकते हैं कि ठेकेदार की लापरवाही थी? कुछ इसका आपको लोगों को मतलब ये है कि अब इसलिए मैं ठेकेदार का बोल रही हूँ सर, क्योंकि उन्होंने ना मकान मालिक से बोला कि आप मीटर लगवा दीजिए कि ऐसी दुर्घटना नहीं हो किसी के साथ में, क्योंकि मैंने लेबर लगाई है, किसी के साथ कोई हादसा नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, और लेबर लगा ली उन्होंने। तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं, किसके कारण आपके हस्बैंड की डेथ हुई है? सर आप ये तो देखो, ठेकेदार भी हैं, सामने मकान मालिक भी करें, क्योंकि मकान तो मकान मालिक का ही है। डेट तो की घटना है ये 22 तारीख। इस घटना की जानकारी आपको वहीं पे मौजूद लोगों के द्वारा दी गई? जी, और मैं जब गई थी, जब ये हादसा हुआ था, तो मेरा साथ कोई नहीं दे रहा था, और मैंने ठेकेदार को फोन भी लगाया, कॉल भी करा। मैं जब अपने हस्बैंड को लेके जा रही थी, तो वो कहने लगे आपको जहाँ समझ में आए आप ले जाइए, हम नहीं आ रहे। उन्होंने हमसे ये बोला कॉल पे। अभी तक शासन के द्वारा आपको कोई मदद मिली है क्या? शासन के द्वारा कोई मदद नहीं मिली मेरे को। मैं गई भी, मेरे को बहुत चक्कर लगा मैंने। कितने लोग हैं परिवार में? मैं ही हूँ, मतलब मेरी मम्मी भी नहीं है, मेरी मम्मी की डेथ हो गई। मैं 2 साल मतलब मेरी बच्ची के बराबर थी छोटी, जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई। आप यहाँ कितने लोग रहते हैं? बस मेरे 2 बच्चे और मैं हूँ, 3। क्या उम्र है बच्चों की? 1 साल का बेटा है, 2 साल की मेरी बेटी है। अभी आपका भरण पोषण कैसे चल रहा है, घर कैसे चल रहा है? अभी मेरे मामू के बच्चे जितना उनसे बन रहा है वो कर रहे हैं।
मेरे मामू के बच्चे हैं। नूर महल में मेरा मायका है, तो अभी इसको कुछ वो कर रहे हैं बेचारे। आप सरकार से क्या चाहती हैं, प्रशासन से क्या चाहती हैं? सर मैं इतना चाहती हूँ कि जैसे अपना खुद का मकान हो जाए सर, या ठेकेदार से मुझे कुछ मिले ऐसा, तो मैं अपना सर चुकाने की जगह ठेकेदार अभी तक मिला आपसे? नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। हमने कॉल भी किया कि आप हमसे मिलिए, तो बार वो हमसे यही कहते हैं कि हम आपसे अदालत में मिलेंगे। हम सामने नहीं कर रहे, मतलब सामने नहीं कर रहा वो हमसे, क्योंकि उनके पास वो लाइसेंस भी नहीं है ठेकेदारी का। पुलिस के द्वारा आपको क्या बताया गया अभी? पुलिस के दौरे में सर कहने जाती हूँ तो भारतीय सर यही कहते हैं कि हमने आपकी फाइल पहुंचा दी है। बस कौन वो से थाने का केस है ये? शादपुरा थाना है। क्या कहते हैं पुलिस वाले? सर ये बोलते हैं कि मतलब है ना, हमने आपकी फाइल पहुंचा दी है। जब भी मैं जाती हूँ तो वो यही बोलते हैं कि हमने आपकी फाइल पहुंचा दी है, तो अब आपकी वहीं से होगा, अब हम कुछ नहीं करेंगे। कोर्ट से होगा? कोर्ट से होगा, वो पेश नहीं हो रहा है। मकान मालिक को ठेकेदार द्वारा कुछ सहायता मिली? ठेकेदार मकान मालिक के द्वारा जैसे इन्होंने दिए थे, मकान मालिक ने, ठेकेदार ने कुछ नहीं दिया। क्या दिया था? इन्होंने शायद 1000 रुपये दिए थे। 1000 रुपये दिए बस थे मदद के नाम पे, मकान मालिक के द्वारा आपको 1000? हाँ, कि मतलब आप इस टाइम मतलब बहुत आप परेशानी में हैं, तो बेचारे ये आए थे, तो कहने लगे हम नहीं थे जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी, हम कहीं गए हुए थे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम चंद्र गोपाल हयारण ताम्रकार है। मैं लोहा बाजार 67 लोहा बाजार में रहता था और वहीं दुकानदारी करता था। मैंने 6/5/2018 को कीर्ति सोजबाल से एक एग्रीमेंट किया था। तो उन्होंने कहा, मतलब ये एग्रीमेंट किया था कि हम ये दुकान आपकी जो है ना, आप हमें दे दीजिए और हम इसको 6 महीने में बना के दे देंगे, जब तक हम आपको वैकल्पिक जगह दे देंगे। पर इन्होंने आज 6 महीने क्या, मतलब जो है ना 3 साल हो गए, इन्होंने हमको दुकान नहीं दी और हमसे बोलते हैं कि तुम्हारी दुकान ही नहीं है, जबकि हमारी वो दुकान है और वहाँ पर हम दुकानदारी कर रहे थे। अच्छा, हमने उनको किसी प्रकार का बेचा नहीं है, किसी प्रकार के बेचा नहीं। कोई एग्रीमेंट हमारा सिर्फ इतना हुआ था, दुकान के बदले हम दुकान देना है, और 6 महीने का वादा हुआ था। 6 महीने के आज 3 साल हो गए, इन्होंने हमको परेशान कर रखा है। और ये बोलते हैं शासन प्रशासन पुलिस वाले सब मेरी जेब में है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि पैसे के दम पे सब कुछ हम कर सकते हैं और तुम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसी कारण से हमने मतलब जो है ना आवेदन पुलिस में दिए, सब जगह दिए, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, और इसी प्रकार से क्या है, इन्होंने एनओसी लेने के लिए झूठा आवेदन जमील खान एसडीएम साहब को यहाँ दे दिया और उन्होंने हमारी जगह को अपनी बता के और उस पर उन्होंने एनओसी ले रहे हैं वो। और जबकि ऐसा हमारे पास का स्टे भी है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का स्टे भी है कि जब तक इनको जो है ना कोई वैकल्पिक इनको जगह नहीं दी जाए, जब तक इनको अपनी जगह से कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आप हमें इतने साल हो गए ये हमको परेशान कर रहे हैं। हम हर जगह, हर ऑफिस में, हर कार्यालय में जाते हैं, लेकिन नाउम्मीद हो जाते हैं। क्योंकि इन लोगों ने पहले कह रखा है कि शासन प्रशासन मेरी जेब में है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं। मैं ये मामला कब का है? आपने कब इनसे ऐसा एग्रीमेंट किया था? 6/5/18 को हमने एग्रीमेंट किया था। ये 6/5/18 को हमने एग्रीमेंट किया था और उन्होंने हमको बोला था कि आपको 6 महीने में दुकान दे देंगे, जबकि वहाँ हमारी दुकान अच्छी चलती थी। लेकिन इन्होंने हमको लालच दिया कि भाई हम तुम्हें एग्रीमेंट आपने क्यों किया था? हाँ, वो इसलिए किया था कि हमारी दुकान पुरानी थी, तो उन्होंने हमको बोला था कि हम इसको अच्छी बढ़िया बनाकर दे देंगे और आपको जो है ना अच्छी जगह दे देंगे, 4 मंजिला बना के दे देंगे, और जब तक हम आपको जो है ना अपनी दुकान से हटाएंगे नहीं। तो आपने कुछ बनाने के लिए ठेका टाइप का दिया था क्या? नहीं, ठेके टाइप का नहीं दिया था, बल्कि हमारे ये एग्रीमेंट हुआ था क्योंकि हमने कि हमारी दुकान चलती है, अच्छी चल रही थी। चलने के बाद में भी मतलब हमने किया, हम ऐसे नहीं हटेंगे भाई, हमको अगर दूसरी जगह शिफ्ट करना है, हमको फर्नीचर बनाना पड़ेगा, बिजली फिटिंग करना पड़ेगी, दूसरी सारी जरूरतें पूरी करना पड़ेंगी, उसके हमें आपको पैसे, हमको 15 लाख रुपए चाहिए। तो कह रहे ठीक है, हम 15 लाख रुपए देते हैं और आपको हम 6 महीने में दुकान बना के दे देंगे। और आज तक इन्होंने हमको दुकान बना के नहीं दी और हमको परेशान कर रहे हैं। मेरा नाम है शैलेश हयारण नाम है मेरा, और हमारी जो दुकान थी ये लोहा बाजार में स्थित थी, बर्तन की, चंदू भाई स्टील वालों के नाम से, स्टांलेस स्टील एम्पोरियम। तो कुछ समय पहले कीर्ति ओसवाल ने एक प्लॉट खरीदा, हमारे पूर्वजों की दुकान वगैरह सब थी, वो खरीदने के बाद इनको प्रोजेक्ट करने में, कॉम्प्लेक्स बनाने में हमारी दुकान। आइए अपर कलेक्टर माया अवस्थी क्या कहती है। अड़चन हो रही थी, तो इन लोगों ने मेरे पिता से मुझसे एग्रीमेंट करा 6/5/18 को कि हम तुमको दूसरे स्थान पे एक दुकान 4 मंजिला बना के देंगे और भवन निर्माण के दौरान तुमको जब फर्नीचर बनाना होगा तो उसका 15 लाख रुपए देंगे
उसके बाद इन्होंने हमको 6 महीने तक ये सुलझाया, लेकिन 3 साल तक इन्होंने हमको कोई दुकान वगैरह नहीं दी। तो माननीय न्यायालय चले गए, माननीय न्यायालय ने हमको स्टे दे दिया। स्टे में ये लिखा है कि इनको रोजी रोटी से किसी प्रकार का बेदखल न करा जाए। इन्होंने नगर निगम से साठगांठ करके हमारी जगह को जर्जर घोषित करवा के तोड़वा दिया। अब वहाँ रिक्त भूखंड है, कोई प्लॉट नहीं, कुछ नहीं है। अब हम अपनी इस जगह पे काम करने जाते हैं तो ये लोग करने नहीं देते हैं। आपने जो एग्रीमेंट किया था उसमें आपने कुछ लेनदेन किया था क्या? लेन देन नहीं, पैसे का इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, इन्होंने खाली 1 लाख रुपए दिया था और कुछ नहीं दिया इन्होंने। और ये कहते गए बस आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। इसमें कृतेश ओसवाल, वीरेन ओसवाल, अशोक नाहर। वीरेन ओसवाल व्यापारी संघ, सरिया व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं। राजनीति में भी इनका अच्छी मार पकड़ है। उसके माध्यम से ये मेरे परिवार पे प्रेशर डालते हैं, आजकल करते हैं। और हम शिकायत करने जाते हैं थाने में तो सुनवाई नहीं होती है। और ये लोग झूठा आवेदन देते हैं तो हमारे ऊपर, मेरे पिता के ऊपर 420 का केस षड्यंत्र करा जाता है। हम वकील द्वारा आवेदन देते हैं तो फिर वो हमारी कार्रवाई खत्म हो जाती है कि माननीय न्यायालय का स्टे। इरशाद अली साहब ने खुद बोला था मेरे से कि जहाँ सिविल कोर्ट का स्टे है, सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, थाना इसमें कोई सुनवाई नहीं करेगा दोनों पक्षों की। लेकिन बार बार इसमें थाना इन्वॉल्व होता है और उच्च अधिकारी उसमें शामिल होते हैं, उनका हाथ रहता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जमील खान एसडीएम साहब ने इसकी एनओसी दे दी। हमने कहा साहब स्टे लगा हुआ है, कह रहे मैं कोर्ट स्टे कुछ नहीं मानता हूँ। और हमने बोला, जमील खान साहब ने, एसडीएम साहब ने, और वो हमारी खुद की पैतृक संपत्ति है, उसके पूरे कागज हमारे पास हैं, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। परेशान पे परेशान किया जा रहा है। और उसमें 2 दुकानदार और हैं, मोहम्मद यामीन और एक सुनील अडवाणी। उनके पिताजी भी सदमा लग के उनका देहांत हो गया है, सुनील अडवाणी के पापा का, क्योंकि उनकी दुकान भी इसी तरह षड्यंत्र पूर्वक गिराई गई है जमील का ये नगर निगम द्वारा साठगांठ करके। आइए अपर कलेक्टर माया अवस्थी क्या कहती है। उसमें जो है मेनली बीपीएल सर्वे से संबंधित था, जिसमें कि हमने एसडीएम्स को निर्देशित किया है। कुछ ऐसे थे जिनके की पात्रता पर्ची जो है अभी नहीं आई है, या फिर उनके साथ किसी का नाम छूट गया है कुछ टेक्निकल एरर के कारण। तो उस तरह के मामले थे जिसमें कि मौके पर ही जो जिला खाद्य अधिकारी है उनको निर्देशित किया गया और उनके यहाँ पे उपस्थिति में ही उनकी पर्ची के जो भी इश्यूज थे उसका निराकरण किया गया है। मैम, इसके अलावा पिछले सप्ताह में कितने ऐसे मामले आए थे, उन पे पूर्णतः निराकरण हुआ कि नहीं? इसमें मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि वर्तमान में जन सुनवाई जो है जो भी दर्ज की जाती है वो सीएम हेल्पलाइन के पोर्टल से ही निराकरण होता है। जैसे ही हम यहाँ से उसको एंटर करते हैं वो सीएम हेल्पलाइन में ऑटोमेटिक उसके से लिंक हो जाती है और उसका निराकरण विभागों के द्वारा किया जाता है। पिछले हफ्ते जो हमारे 18 आवेदन आए थे उसके वो सीएम हेल्पलाइन में दर्ज हो गए। संबंधित विभागों ने उसमें निराकरण फीड किए हैं। जैसे आपको एक बताना चाहूँगी कि 3 आवेदन हमारे जो थे वो बैरेसिया के थे कि किसी जगह के सामने कूड़ा डाला जा रहा है, उस तरह से थे। तो मौके पे जाकर जो उनके जनपद के जो फील्ड ऑफिसर थे उन्होंने हटाया और वो निराकरण सीएम हेल्पलाइन में दर्ज हुआ। तो आवेदक को निराकरण के संबंध में वापस यहाँ पे आने की भी वर्तमान की व्यवस्था के अनुसार ज़रूरत नहीं है। इसलिए देखिए आप कि जो पुराने पिछली बार वाले थे वो यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि उनको उनके मोबाइल के माध्यम से, इसीलिए हमें मोबाइल नंबर इसमें अनिवार्य किया है, क्योंकि जब हम उसका दर्ज करते हैं पोर्टल पे तो उसका मोबाइल नंबर फीड हो जाता है और जब उसका निराकरण दर्ज किया जाता है तो संबंधित से सीएम हेल्पलाइन के द्वारा उससे पूछा जाता है कि क्या आपका ये कार्य हो गया। तो इसीलिए जो बार बार आवेदकों को आना पड़ता था उससे भी इनको निजात मिल गई है। मैम, साथ ही साथ अभी पिछले कई समय से जन सुनवाई को लेकर के ढील बरतने का भी कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा ये सामने आ रहा है कि कुछ अधिकारियों के द्वारा ढील बरती जाती है, जिसके कारण जन सुनवाई में आई हुई समस्या भी एक लंबे समय तक चलती रहती है। देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो है पिछले तो कई महीनों से जन सुनवाई बंद थी, जैसा आप लोग को पता है कोरोना का काल था। वर्तमान में व्यवस्था हमने बहुत ही सिस्टमेटिक की है कि टोकन आए और उसके बाद जितने भी हितग्राही या जो आवेदक आए हैं उनका हम इसमें मोबाइल नंबर ले। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में मोबाइल नंबर छूट जाता है तो उससे आवेदक से यदि कोई कागज आवश्यक हो तो उससे संपर्क होने में दिक्कत होती है। तो हमने अभी अनिवार्य जो भी हमारे यहाँ कलेक्शन इसका करते हैं आवेदन का,
तो उसमें इसमें कोई त्रुटि ना हो, तो इसीलिए आवेदन में ही मोबाइल नंबर वो कर दिया गया है। दूसरा, जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे केसेस रहते हैं जो कि वर्तमान में न्यायालय में उन्हें आवेदन देना ज़रूरी है। जैसे कि मेरा मतलब आज ही जैसा केस आया था कि मेरा बंटवारा हो गया है और मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, और जब मैंने उसी समय मौके पे तहसीलदार से बात की तो उनका ये कहना था कि मैडम ये बहनों को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। वहाँ जो पैरसिया का था लाला राम जी का, कि बहनों का हिस्सा नहीं देना चाहते, इस कारण से ये कह रहे हैं कि मेरा बंटवारा जो है सुधार कर दिया जाए। तो मैंने ये बताया कि आप यदि इससे असंतुष्ट हैं इस बंटवारे से, तो आप अपील कर सकते हैं। तो वो जन सुनवाई में इस तरह के मैटर जो है फिर वो बताते हैं कि मेरा पेंडिंग रह गया, उस तरह की कुछ चीज़ें हैं। अदरवाइज जो है हमने सभी जिलाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की है कि अधिक से अधिक जो आवेदन है उनका निराकरण मौके पे किया जाए। कुछ ऐसे हैं जो कि फील्ड पे जाके होना है, तो वो उनका निराकरण के लिए उनको जो है दर्ज करके अवगत करा दिया जाता है। मैम, इसमें ऐसी कोई समय सीमा हमारे द्वारा निश्चित की गई है कि इतने समय के अंदर इन की सुनवाई की जाए? देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे क्योंकि ये पोर्टल हेल्पलाइन से जो है जुड़ चुका है, तो जैसे ही हम उसको अपलोड करते हैं तो L1 लेवल पे आ जाता है और उसकी समय सीमा, उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि 7 दिवस में इसका निराकरण है, अदरवाइज वो L2 लेवल पे आ जाएगा। तो इसमें आवेदक और शिकायत का और हमारा संबंध आपस में जुड़ जाता है जी। तो हमें ये खुद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम उसको समय सीमा में निराकरण करके दें, या जो भी उसका है वो आवेदक उससे सूचित हो सके। मैम, इसमें अभी अतिक्रमण में हटाई हुई कार्रवाई के दौरान हटाए हुए कुछ लोगों के भी मामले आज सामने आए हैं, तो जिसमें कुछ लोग बेघर हुए हैं, तो उनके संबंध में क्या ऐसी कार्रवाई की जा सकती है कि उनको रहने के लिए स्थान? देखिए, क्योंकि अभी जो आवेदन आए उसमें हम ये नहीं बता सकते कि इनको कहीं पे दिया गया था या किस परियोजना के तहत हटाए गए थे। तो वो वाले आवेदन हमने जांच के लिए नगर निगम आयुक्त को दिए हैं, वो अपने रिकॉर्ड के अनुसार उसको जांच करेंगे और अवगत कराएंगे। माया अवस्थी, ADM मुख्यालय, अपर कलेक्टर मुख्यालय। थैंक यू।